अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको करवा रही हूँ आदम जी कोचिंग सेंटर राफ़ा आज़म जो कैंपस 13 है उसका सेक्शन है यानी MCQs फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के। ठीक है, ये जो सवाल बने तो काफ़ी अच्छे बने हुए थे, मतलब इस तरह के थे कि इनको अगर सॉल्व करें तो इस तरह से आपकी जिन्होंने ख़ास करके बुक रीड अच्छी की हुई थी उनकी भी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर किसी की थोड़ी वीक भी थी तो उनके जो है वो इस सवाल से वो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक को साथ रखें और उसको साथ साथ जो है वो हाईलाइट करते जाएँ, मार्क करते जाएँ। किस तरह से उन्होंने MCQs बनाए हुए थे, थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले भी थे और थोड़े से BCQ टाइप के भी थे, यानी बेस्ट चॉइस वाले आंसर भी थे थोड़े थोड़े। ठीक है, तो मतलब एक अच्छा पेपर बना हुआ था इनका MCQs का, तो मैं इसको सॉल्व करवाती हूँ। पहला सवाल था कि हाइड्रा, सी एनेमोन और कोरल अकर ओनली इन, तो ये तीनों जो थे वो साइनिडेरियंस थे। ठीक है, साइनिडेरियंस की एग्जांपल थी और इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था उनकी बॉडी फॉर्म किस तरह की होती, तो आपने याद करने के पॉलिप फॉर्म किस तरह के, मेड्यूसा फॉर्म किस तरह के। पॉलिप फॉर्म वो होते थे जिनकी माउथ और टेंटिकल्स होते थे वो अपर पार्ट के ऊपर होते थे, इस तरह से इनका माउथ होता था और इनके टेंटिकल्स होते थे। जबकि मेड्यूसा फॉर्म वो होती थी कि जिनका अम्ब्रेला शेप्ड होते थे ये, और इनका माउथ और इनके टेंटिकल्स होते थे वो नीचे या फिर डाउनवर्ड पोर्शन पे होते थे। तो ये जो हाइड्रा, सी एनेमोन और कोरल थे ये थे पॉलिप्स। उसके बाद अगला सवाल था द सिंपलेस्ट मल्टीसेलर एनिमल्स आर, तो ये वो लाइन है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, जिसने अच्छे से रीड की हुई होगी उसको पता होगा कि ये कौन सी फाइलम की लाइन में लिखी हुई थी। तो ये होते हैं स्पॉन्जेस। ठीक है, फाइलम पोरिफेरा की मेरे ख्याल से लाइन 3 होगी, उसमें लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट मल्टीसेलर एनिमल्स होते हैं। अगर कोई सोच रहा होगा कि ऐसा क्यों लिखा था, या अगर कहीं इसका रीज़न बन के आ जाए कि इनको सिंपलेस्ट मल्टीसेलर एनिमल्स क्यों कहते हैं, तो उसका रीज़न ये होता था कि जो भी फाइलम आपकी बुक में बताए हुए हैं टोटल वो 9 हैं। ठीक है, वो सारे मल्टीसेलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, और उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि उसमें से जो एक फाइलम है उसके अंदर ये होता है कि वो मल्टीसेलर तो होते हैं लेकिन उनके जो बहुत सारे सेल होते हैं वो टिश्यू के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं हुए होते, सिर्फ एक फाइलम के अंदर जो था पोरिफेरा, यानी उनके सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते या उनके अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ना फिर वो ऑर्गन बन रहे होते हैं, बल्कि सिंपल से सेल्स स्ट्रक्चर होते थे। इस वजह से स्पॉन्जेस को जो है वो सिंपलेस्ट मल्टीसेलर एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि और इसी बेसिस पे उसको जो है वो यानी फाइलम पोरिफेरा को जो है वो पैराजोआ का भी नाम दिया था, बाकी सबको यूमेटाजोआ का नाम दिया था। इसी बेसिस पे इनको सिंपलेस्ट मल्टीसेलर एनिमल्स भी कह रहे होते थे, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं वो मल्टी सेल्स जो होते हैं, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं हुए होते प्रॉपरली, इस वजह से ये सिंपलेस्ट मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म थे, यानी पोरिफेरा वाले फाइलम वाले, यानी कि स्पॉन्जेस। उसके बाद अगला सवाल था कि रेडियल सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि रेडियल सिमेट्री किन के अंदर होती थी, तो वो थे 2 फाइलम, एक तो था साइनिडेरियंस, ठीक है, और दूसरे थे इकाइनोडर्मेटास। तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में इन दोनों में से कौन से दिए हैं। पहला है स्पॉन्जेस जो कि पोरिफेरा होते हैं, ये तो नहीं होगा, इन्होंने यही पूछा है कि इसके अंदर नहीं होगा। दूसरा मेड्यूसा है जो कि बॉडी फॉर्म होती थी साइनिडेरियंस की, जेलीफिश जो होता है साइनिडेरियन की एग्जांपल होती है, पॉलिप भी जो है वो बॉडी फॉर्म होती है साइनिडेरियन की, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। सिर्फ स्पॉन्जेस वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, जो कि उन्होंने पूछा था कि कौन सा किसके अंदर नहीं होगा, तो हमने बता दिया। उसके बाद अगला सवाल था कि मोलस्कन्स आर कॉमनली नोन एज, ये वाला सवाल भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। पहला ऑप्शन क्या है, शेल एनिमल्स जो कि होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, सीजाइल एनिमल्स, सीजाइल यानी कि जो मोटाइल नहीं होते, मूव नहीं कर सकते, ये तो मूव कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत, तो ये कॉमनली सीजाइल एनिमल तो नहीं कहलाएंगे। फिर होते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी होते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी में कह रहे थे कि ए और बी दोनों होगा, तो ए में तो शेल एनिमल्स है, ये तो होते हैं, लेकिन सीजाइल नहीं होते, तो ऑप्शन डी हो गया कैंसिल, डी तो नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि ए चूज़ करना है या बी चूज़ करना है, या कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि शेल एनिमल्स भी होते हैं और सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी होते हैं, तो कॉमनली ये क्या कहलाते हैं। अब हम इसको डिसाइड करेंगे इस बेसिस पे कि आपकी बुक में जो लाइन लिखी हुई है और जो कुछ एविडेंस है जो कि प्रूफ करेगा कि ये होते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। किस तरह से भाई इनको शेल एनिमल्स हम क्यों नहीं कह रहे हैं, ये सवाल भी कि शेल एनिमल्स क्यों नहीं बताया आपने, तो इसका आंसर सॉफ्ट बॉडी एनिमल इसलिए क्योंकि जो पहली बात की बुक की जो पहली लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि मोलस्कन्स आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ देम हैव इंटरनल या एक्सटर्नल शेल्स, तो ये नहीं कहा कि सबके पास एक्सटर्नल या इंटरनल शेल्स होगा या सब शेल एनिमल्स नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि मोलस्कन्स में आते हैं ऑक्टोपस जो कि होते जिनके पास शेल नहीं होता। ठीक है, तो सबसे एविडेंस हो गया सबसे पहला इसके गलत होने का कि शेल एनिमल इसलिए नहीं होते क्योंकि इसके अंदर सारे मोलस्कन्स के पास शेल्स नहीं होते, लेकिन सारे सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। इस वजह से क्या ये भी कह लें कि ये कॉमनली सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स इसीलिए ही कहलाते हैं क्योंकि सबके पास सॉफ्ट बॉडी होती हैं। उसके बाद अगला सवाल था डैश आर सेड टू बी द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स विद 18 मीटर लेंथ एंड 1800 kg इन वेट, ये भी पूरी बुक की आपकी जो है वो लाइन आई हुई है। कहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ बुक। अच्छा, इसका आंसर है जाइंट स्क्विड। किस तरह से ये देख सकते हैं आप,
जो फाइलम मोलस्का है, यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे पूरी इन्होंने यही वाली लाइन लिखी कि जो जाइंट स्क्विड्स होते हैं वो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, और ये पूरा इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो है वो बुक से छापा हुआ है, पूरा का पूरा सवाल और उसका जवाब यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने पेज नंबर यहाँ पे मेंशन करने के बजाय बुक दिखा दी, क्योंकि मेरी बुक थोड़ी पुरानी थी, तो हो सकता है पेज नंबर जो है वो सेम ना हो जो आपके पास हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बुक से ही दिखा देती हूँ। उसके बाद अगला सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन। अच्छा, इसमें भी जो है वो बहुत ब्लंडर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने कुछ याद किया हो और आप गलत ऑप्शन देख के कन्फ्यूज़ हो जाएं। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो आपने कॉन्सेप्ट से सही चीज़ याद की हुई है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अपने दिमाग में इमेज दोहराएं अपने पूरे सारे दांतों की। कौन कौन से थे हमारे पास? इंसिजर्स होते हैं, ठीक है, आई होते हैं जो कि 2 होते हैं राइट की तरफ, यानी जो फ्लैट दांत होते हैं, और इसी तरह के 2 होते हैं लेफ़्ट की तरफ। उसके बाद हमारे पास होते हैं कैनाइन्स, यानी जो नोकीले दांत होते हैं, वो एक होता है राइट पे, एक होता है लेफ़्ट पे, यानी राइट की तरफ एक जबड़े में, एक जॉ में, ऊपर वाले जॉ में, नीचे वाले जॉ में, एक होता है राइट की तरफ, एक होता है लेफ़्ट की तरफ। उसके बाद क्या होते थे? प्री मोलर्स होते थे, जो कि होते थे 2, एक होता था राइट, एक होता था लेफ़्ट। उसके बाद हमारे पास होते थे मोलर्स, जो कि 3 होते थे राइट और 3 होते थे लेफ़्ट। इस तरह से दोनों जॉज के अंदर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते थे, तो ये हो जाता था 32। इस तरह से हम बनाते थे डेंटल फार्मूला। अब हम इसको मैच कर लेंगे अपने गिवन ऑप्शन के हिसाब से। तो हमने क्या बनाया है, तो हम इसको मैच कर लेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ है। I22, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, C11, ठीक है। प्री मोलर जो है वो 22 और मोलर जो है वो 33 × 2 32। पहला ऑप्शन ही हमें जो है वो सही मिल गया, बाकी ऑप्शन देख के ब्लंडर मारने की या कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाता है डेंटल फार्मूला ह्यूमन का। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टर ऑफ बाइल। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि इसके पास इट कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स सॉल्ट्स। ये दोनों बातें ठीक है, वाटर भी होता है, बाइल्ड सॉल्ट भी होता है। आगे भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, इट कंटेन्स बोथ वाटर एंड बाइल्ड सॉल्ट, जो कि सही बात है, बट नो एंजाइम्स। ये भी पूरी की पूरी बुक की लाइन है। बाइल के बारे में बताया हुआ है कि इसके पास वाटर होता है, सॉल्ट होता है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होते। अगला भी देख लेते हैं, उसमें कह रहे हैं कि इनके पास वाटर होता है, बाइल सॉल्ट होता है बाइल के अंदर, और एंजाइम्स भी होते हैं, जो कि गलत बात है। इसके पास एंजाइम्स नहीं होते, बाइल के अंदर एंजाइम नहीं होता, वाटर होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और नो एंजाइम। तो ये भी वही लोग सही सही बता सकते थे जिन्होंने बुक बड़े अच्छे से पढ़ी हुई थी, उनको पता था कि बाइल के अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद अगला सवाल था, फैट्स कैन बी डाइजेस्टेड ओनली व्हेन। ये भी बुक की लाइन है कि फैट्स जो होते हैं वो डाइजेस्टेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब वो एमल्सिफाइड हो जाएं। केमिकल्स की प्रेजेंस कोई एक बात नहीं हुई, मतलब केमिकल्स की प्रेजेंस ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है केमिकल्स की प्रेजेंस में डाइजेस्ट होते हैं। ज़ाहिर केमिकल नहीं होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा एंजाइम तभी काम करते हैं जब वो एमल्सिफाई होगा। एमल्सिफाई होने का यही मतलब हुआ कि उसके पार्टिकल्स को जो है वो छोटा ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया जाता है, फैट को वाटर के साथ उसको मिक्स करके एमल्सिफाई कर दिया जाता है, जो कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन सी, जो कि एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है जो हमें बतानी थी, और डी तो वैसे ही गलत है क्योंकि ए और सी सही नहीं है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं आर्टरी, कैपिलरी, वेन। लैक्टियल्स जो होते हैं, लैक्टाइल्स जो होते हैं, लैक्टियल्स होते हैं वो होती हैं लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं होती। लिम्फ वेसल्स होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम के अंदर प्रेजेंट थी, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करें थी फैट वगैरह की। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट थे और लिम्फोसाइट थे। ऑप्शन देख लेते हैं, पहले कह रहे हैं न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट दिया हुआ है हमारा, जो ऑप्शन हमने याद किया जो हमें पता है वो हमें दिया हुआ है। इजनोफिल, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेजोफिल, ये तीनों ग्रैनुलोसाइट्स हैं, तो उसके अलावा मोनोसाइट वैसे ही बच रहा था। उसके बाद अगला सवाल था कि द अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स रिजल्ट इन। तो वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम था ल्यूकोसाइट्स। तो जो ल्यूकोसाइट्स ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इमेच्योर होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, जो कि बेसिकली एक तरह की कैंसर वाली कंडीशन होती है, उसको कह रहे थे, या जो अनकंट्रोल प्रोडक्शन हुई थी वाइट ब्लड सेल की या ल्यूकोसाइट्स की, उसको कह रहे थे ल्यूकीमिया, जो कि होता है ब्लड का कैंसर। उसके बाद अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पे इन्होंने जो वो 3 पॉलीसेक्राइड्स दिए हुए हैं, जो कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड होता है, काइटिन भी ग्लूकोज काइंड कार्बोहाइड्रेट काइंड ऑफ उसका पॉलीसेक्राइड होता है, सेलुलोज भी ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड होता है, सक्रोज हमें पता है कि वो एक डाइसेक्राइड है। जितने भी डाइसेक्राइड दिए हुए हैं बुक में उन सबका आपको मोनोमर पता होना चाहिए। इसका मोनोमर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बाकी का भी आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज ग्लैक्टोज जो होता है वो लैक्टोज होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो माल्टोज होता था। उसके बाद अगला सवाल है, चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। तो ग्लाइकोजन जो था वो एनिमल के अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर्म थी, चीफ फॉर्म थी। उसके बाद अगला सवाल है, एसिल ग्लिसरॉल्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड। तो एसिल ग्लिसरॉल के अंदर ग्लिसरॉल्स होते हैं, दूसरी चीज़ होती है जो एसिल होता है वो
इंडिकेट कर रहा होता है टू फैटी एसिड। नॉर्मली इस ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड होते हैं और वो मिलके बना रहे होते हैं एसिल ग्लिसरॉल की जो कॉमन फॉर्म होती है ट्राई एसिल ग्लिसराइड्स बॉडी के अंदर, जो कि एक टाइप ऑफ ट्राई एसिल ग्लिसराइड या एसिल ग्लिसरॉल होते हैं, टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर। आपने सेंटेंस को कंप्लीट करने था कि वो ग्लोब्यूलर क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। तो वो होते हैं प्रोटीन्स। जिसने बुक पढ़ी हुई है उसको पता होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है एंजाइम की कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक सबको याद होंगी तो आराम से बता सकते हैं। पहला कह रहे हैं कि एंजाइम लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहे थे कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, गलत बात है, स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के अंदर, नेचर के अंदर भी। एंजाइम जो होते हैं उनको कोई कोर फैक्टर नहीं चाहिए होता, ये भी गलत हो जाता है ऑप्शन, और इनको कोई इनहिबिट नहीं कर सकता, ये भी गलत है। तो एक ही सही ऑप्शन था कि ये लोअर करते हैं एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को। फिर अगला सवाल था कि सब्सटेंस विथ विच एन एंजाइम रिएक्ट्स इज कॉल्ड। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल था। इसमें रिएक्टेंट भी काफ़ी हद तक सही ऑप्शन है, लेकिन हमें पता है कि एंजाइम जिस चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, जिस सब्सटेंस के साथ, वो कहलाता है सबस्ट्रेट। तो फिर सवाल ये कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तकरीबन एक जैसी चीज़ होती है। होता क्या है, नॉर्मली जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में अपने नॉर्मल स्पीड के हिसाब से, जिस हिसाब से हो रहा होता है। अगर वहाँ पे कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो नॉर्मली ये रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनते रहते हैं, जो जितनी भी एनर्जी होती है उस हिसाब से वो उसमें कन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर उसमें कोई कैटलिस्ट आ जाए और अगर वो रिएक्शन जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, बायो कैटलिस्ट आ रहे हैं, यानी कि एंजाइम यहाँ पे आ जाए, कोई कैटलिस्ट आ जाए, तो ये रिएक्शन क्या होता है, ये कैटलाइज्ड हो जाता है, यानी कि अब इसकी अपनी स्पीड के हिसाब से थोड़ा सा फास्ट होगा। और जब एंजाइम जब भी किसी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, इसको कैटलाइज कर रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम अब रिएक्टेंट के साथ, या एंजाइम जो होता है वो इन्वॉल्व होने लगता है रिएक्शन के अंदर। किस तरह से इन्वॉल्व होता है कि वो रिएक्टेंट के साथ एक्ट करने लग जाते हैं। और अब जब भी रिएक्टेंट के साथ एंजाइम एक्ट करता है तो वो मज़ीद रिएक्टेंट नहीं कहलाता, रिएक्टेंट जो होता है वो सबस्ट्रेट कहलाने लगता है। यानी कि जब भी रिएक्टेंट के साथ एंजाइम एक्ट करेगा तो उसको हम रिएक्टेंट नहीं बोलेंगे बल्कि सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन जो था वो सबस्ट्रेट सही था। तो यानी कि सबस्ट्रेट और एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो जो होते हैं वो टूट जाते हैं दोबारा से प्रोडक्ट के अंदर और वापस से एंजाइम के अंदर, यानी एंजाइम रिकवर हो जाता है रिएक्शन में, और फाइनल प्रोडक्ट तो खैर प्रोडक्ट ही होता है। तो यहाँ पे आंसर था सबस्ट्रेट। उसके बाद अगला सवाल था ट्राइपैनोसोमा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द क्लास। तो ये होते हैं फ्लैजिलेटा के। फ्लैजिलेटा का दूसरा नाम होता है मेस्टिगोफोरा, याद करने वाली बात थी, तो ये हो गया। उसके बाद अगला सवाल है अबाउट प्रोटोजोअन्स विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ऐसे सवाल में भी आप देखें कि इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फिर हम लिख लेंगे कि हमने प्रोटोजोअन के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में क्या याद किया। ये सेल की बात करें और थोड़ी सी इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, इससे पहले कि हम इसमें कोई ब्लंडर करें हम लिख लेते हैं कि हमने क्या याद किया है। हमने याद किया है या तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं या तो ये होते हैं मल्टी सेलुलर। ज़्यादातर यूनिसेलुलर होता है, कुछ कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एक तो हमने सेल के बारे में इसकी याद किया, दूसरा याद किया कि ये होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो अब हम इसके हिसाब से देखें कि हमारे पास क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। यूनिसेलर, मल्टीसेलर और हेट्रोट्रॉप्स वाला ऑप्शन चूज़ करना है। पहला कह रहे हैं सिंगल सेल ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप नहीं होते तो ये कैंसिल हो गया। मल्टीसेलर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप नहीं होते तो ये भी कैंसिल हो गया। सिंगल सेल हेट्रोट्रॉप्स, ये वाला ऑप्शन हो जाता है सही। डी में कह रहे हैं बोथ, तो बोथ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट सवाल था ह्यूमन डायसेंट्री इज़ कॉज्ड बाय। तो ये होती है ड्यू टू बेसिलरी या फिर एम्यूबा। डायसेंट्री बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो रही थी, सोजिश हो रही थी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। म्यूकस और ब्लड वाली जो डायरिया होता है वो रिलीज़ होता है ब्लड के अंदर। ये सारी कंडीशंस के अंदर हो रही थी। यहाँ पे आके हो जाते हैं आदम जी वाले पेपर कंप्लीट। आई होप यहाँ पे अच्छी से सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।